हेलो स्टूडेंट्स, तो चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास एक कंडक्टिंग कॉइल है, उसका रेजिस्टेंस R दे रखा है हमें। नंबर ऑफ टर्न्स कॉइल में N है। इसको हमने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। नाउ द कॉइल इज टर्न्ड बाय 180 डिग्री। तो कॉइल का मान लो कॉइल ऐसे है, तो इसको 180 डिग्री टर्न कर दिया। मान लो एरिया वेक्टर हमने कॉइल का इधर मान लिया, तो 180 टर्न करने का मतलब ये होगा इसका एरिया वेक्टर अब किधर हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा, कुछ इस टाइप से हो जाएगा। मान लीजिए ये कॉइल ले लेते हैं, इधर इसका एरिया वेक्टर है, ये एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। अब इसको 180 टर्न करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, एरिया वेक्टर इस साइड में अपोजिट में हो जाएगा, ये है। तो हमें निकालना है एवरेज ईएमएफ इंड्यूस कितना होगा और एवरेज इंड्यूस करंट निकालनी है हमें। यहां पे करंट की बात कर रहे हैं और उसके बाद में हमें चार्ज कितना फ्लो होगा ये हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, ये हमारे पास कॉइल है, मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल में है, ये हमें दे रखा है। ये देखिए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये इनिशियल सिचुएशन है। तो यहां पे जो एरिया वेक्टर है पहली सिचुएशन में हमने मान लिया ए इधर है, ठीक है। अब उसके बाद में क्या हुआ, हमने इसको टर्न कर दिया 180 डिग्री से। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो वही है। जब हम इसको 180 डिग्री से टर्न करेंगे तो ये हो जाएगा एरिया वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड जो है वो उसी डायरेक्शन में है, ठीक है। ये हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड इधर है। अब देखिएगा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन जो एरिया वेक्टर है वो अब अपोजिट में हो गया। ये फाइनल सिचुएशन है। तो अगर हम फ्लक्स निकालें इनिशियली, तो इनिशियली जो फ्लक्स होगा वो कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्न्स एन दे रखे हैं, एन इंटू बी डॉट ए। अब क्या होगा, बी और ए के बीच में, एरिया वेक्टर के बीच में, इसका जो भी एरिया है वो ए है, और एरिया वेक्टर एक वेक्टर है जिसकी डायरेक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। अब ये हो जाएगा एन इंटू बी ए कॉस 0 प्लस एन बी ए। अब यहां पे क्या करेंगे, इस केस में एरिया वेक्टर क्या है, उसकी डायरेक्शन 180 डिग्री से चेंज हो गई। तो अभी हो जाएगा एन बी ए कॉस 180, कॉस 180 हो जाएगा -1, ये हो जाएगा माइनस एन बी ए, ठीक है ना। इसको हमें दे रखा है टाइम, जो दे रखा है नाउ द कॉइल इज टर्न्ड बाय, टाइम जो लगा हमें डेल्टा टी हमने मान लिया, ठीक है ना। नाउ द कॉइल इज चेंज इज टर्न्ड बाय 180 डिग्री, तो टाइम कितना लगा, डेल्टा टी लगा हमें, ये नहीं एज्यूम कर। अब ये हो जाएगा पहला क्वेश्चन है हमें इंड्यूस ईएमएफ। तो इंड्यूस ईएमएफ हमारा क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस्ड क्या होगा भाई, माइनस डेल फाई अपॉन में डेल्टा टी, सही है। माइनस साइन तो डायरेक्शन बताता है इंड्यूस ईएमएफ की। अब डेल फाई क्या होगा, चेंज इन फ्लक्स, फाई 2 माइनस फाई 1 अपॉन में कितना हो जाएगा, डेल्टा टी। अब फाई 2 की जो वैल्यू है
माइनस ये हो जाएगा एन बी ए, और यहां पे हो जाएगा प्लस एन बी ए, अपॉन में कितना हो जाएगा डेल्टा टी। तो ये हो जाएगा माइनस एन बी ए माइनस टू एन बी ए, टू एन बी ए डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ये आपका इंड्यूस ईएमएफ हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दूसरे क्वेश्चन में क्या करना है, इंड्यूस करंट। तो रेजिस्टेंस हमें दे रखा है कॉइल का आर, तो आई इंड्यूस्ड क्या होगा भाई, इंड्यूस्ड ईएमएफ डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल। तो दिस इज 2NBA डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, और रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे। थर्ड में हमें क्या निकालना था, चार्ज फ्लोन, कि चार्ज कितना फ्लो होगा जब हम 180 डिग्री से घुमा देंगे कॉइल को। तो हम जानते हैं चार्ज फ्लोन, ये हमने पढ़ा था, डेल्टा क्यू चार्ज फ्लोन इज डेल्टा फाई डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल। ठीक है, तो डेल फाई आपका कितना था, 2NBA डिवाइडेड बाय, यार ये आपका आंसर हो जाएगा। हेलो स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन करते हैं। हमें फ्लक्स और टाइम के बीच में ग्राफ दे रखा है, हमें इंड्यूस ईएमएफ और टाइम के बीच का ग्राफ बनाना है। तो हम लोग जानते हैं कि इंड्यूस ईएमएफ क्या होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज माइनस डी फाई बाई डी टी, ये हम सब लोग जानते हैं। तो अगर मुझे फाई और टी के बीच में कोई ग्राफ दे रखा है, ये हमने मान लिया, और कोई पॉइंट पी है, यहां पे मैंने टेंजेंट खींचा, ये एंगल थीटा हो गया, ये पॉइंट पी है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ डी फाई बाई डी टी अगर इस पॉइंट पी पे निकालें तो हम जानते हैं डी फाई बाई टी रेट ऑफ चेंज ऑफ फाई है टाइम के रिस्पेक्ट में, वो होता है टेन थीटा के बराबर। तो डी फाई बाई डी टी को मैं लिख सकता हूं टेन थीटा। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ माइनस ऑफ स्लोप, ठीक है ना। तो किसी पॉइंट पी पे अगर हम इंड्यूस ईएमएफ निकालेंगे तो वो किसके बराबर हो जाएगा, माइनस ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट। अब देखिए हम क्या करेंगे, हमें दे रखा है ग्राफ, ओ ये इधर फाई है और ये टी है, ओ ए बी सी, T1 T2 और T3, और ये है आपका पाई नॉट हमने ले लिया। तो ये एंगल हमने एज्यूम कर लिया θ1, ये एंगल हमने मान लिया θ2। तो O से लेके A तक, O से लेके A तक हम जानते हैं डी फाई बाई डी टी कितना हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विद टाइम, स्लोप ऑफ लाइन ओ ए जो किसके बराबर हो जाएगा, tan θ1 के बराबर। और इंड्यूस ईएमएफ अगर मैं O से A तक निकालूं तो माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी होगा, एंड दैट इज माइनस tan θ1। सिमिलरली अगर मैं A से लेके B तक की बात करूं तो A से B तक डी फाई बाई डी टी, तो डी फाई बाई डी टी क्या हो जाएगा, स्लोप जीरो हो जाएगा। अब यहां से हम इंड्यूस ईएमएफ ए से लेके बी तक अगर हम निकालें तो हो जाएगा माइनस डी फाई बाई डी टी और बराबर हो जाएगा जीरो। तो ए से लेके बी तक कोई इंड्यूस ईएमएफ नहीं है। अगर हम बी से लेके सी तक की बात करें तो अब इस लाइन का बी से लेके सी लाइन जो है उसका स्लोप निगेटिव है, उसका स्लोप निगेटिव है, तो ये हो जाएगा डी फाई बाई डी टी, और स्लोप कितना हो जाता है हम जानते हैं माइनस ऑफ tan θ2। अब क्या होगा, हमें बी से लेके सी तक निकालना इंड्यूस ईएमएफ, तो माइनस डी फाई बाई डी टी, तो माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस विच इज tan θ2। ये हमें करना है। अब ग्राफ बनाना है हमें, तो
इधर ले लिया हमने इंड्यूस ईएमएफ, इधर ले लिया हमने टाइम, ये ऐसे हमने जी। अब देखिए 0, T1, T2, T3, तो 0 से लेके T1 के बीच में, तो 0 से लेके T1 के बीच में मतलब O से लेके A तक जो है इंड्यूस ईएमएफ माइनस tan θ1 में, मतलब कांस्टेंट है लेकिन नेगेटिव वैल्यू है। इसका मतलब यहां से लेके यहां तक हम कुछ ऐसे लिखेंगे, ये हमारा इंड्यूस ईएमएफ हो जाएगा। फिर बीच में क्या होगा, A से लेके B तक क्या हो जाएगा, इंड्यूस ईएमएफ 0 हो जाएगा। तो B से लेके C तक इंड्यूस ईएमएफ 0 है, तो 0 है, इसका मतलब फिर हमारा ग्राफ क्या हो जाएगा, B से लेके C तक ये हमारा 0 हो जाएगा। सिमिलरली B से A से B तक, ये A से B तक है। सिमिलरली B से लेके C तक अगर हम निकालेंगे तो B से लेके C तक क्या है, इंड्यूस ईएमएफ पॉजिटिव हो जाएगा, तो पॉजिटिव है, तो ये कुछ ग्राफ ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये इस टाइप से हम बना सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, हमें फाई और टी के बीच में ग्राफ दे रखा है, फाई मैग्नेटिक फ्लक्स है, टी टाइम है, तो ये जो ग्राफ दे रखा है वो साइन कर्व है, फाई इक्वल्स टू फाई नॉट साइन ओमेगा टी। हमें इंड्यूस ईएमएफ वर्सेस टी ग्राफ बनाना है। तो क्या है, हमें फ्लक्स कितना दे रखा है, फ्लक्स और टाइम के बीच में जो रिलेशन है फाई इक्वल्स टू फाई नॉट साइन ओमेगा टी। इंड्यूस ईएमएफ अगर हम की बात करें तो इंड्यूस ईएमएफ होता है माइनस डी फाई बाय डी टी, तो माइनस डी फाई बाय डी टी, फाई की वैल्यू हम क्या रखेंगे, फाई नॉट साइन ओमेगा टी। इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा फाई नॉट तो कांस्टेंट है, साइन का डिफरेंशिएशन होता कॉस ओमेगा टी होता है, इनटू चेन रूल लगाना पड़ेगा, तो ये ओमेगा से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की जो वैल्यू हो गई माइनस फाई नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी। अब हमें इसको प्लॉट करना है, तो बात कर लेते हैं। ये हमें फाई के बीच का ग्राफ दे रखा है, ठीक है। अब यहां पर इसके नीचे बनाएंगे हम इंड्यूस ईएमएफ का ग्राफ, ठीक है ना। अब इंड्यूस ईएमएफ इसकी इक्वेशन हमें क्या दे रखी थी, फाई इक्वल्स टू फाई नॉट साइन ओमेगा टी, और इंड्यूस ईएमएफ की हमें जो इक्वेशन दे रखी है वो माइनस फाई नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी, मतलब कॉस का ग्राफ दे रखा है लेकिन विद नेगेटिव साइन। तो क्या है, तो t बराबर 0 पर हमें जो इक्वेशन हमारे पास है फाई इक्वल्स टू माइनस फाई नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ठीक है। तो कॉस का ग्राफ होता कैसे, ये ग्राफ होता है कॉस का, लेकिन अगर नेगेटिव नेगेटिव साइन कर दें तो कॉस का ग्राफ ये ऐसे रिवर्स हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं जब साइन की वैल्यू मैक्सिमम है ऐसे लाइन खींच लेते हैं, ये मान लो, ये देखो, ठीक है ना। तो ग्राफ स्टार्ट होगा t बराबर 0 पे, जो वैल्यू हो जाएगी माइनस फाई नॉट ओमेगा, तो ये ग्राफ ऐसे जाएगा, यहां पे 0 हो जाएगा, यहां पे पीक है, जहां पे साइन का पीक हुआ वहां पे कॉस का 0 वैल्यू होगी। तो यहां पे देखो 0 है तो यहां पे इसका पीक आ जाएगा, यहां पे साइन का पीक है तो इसकी 0 हो जाएगी, यहां पे इसका 0 है तो इसका पीक आ जाएगा, कुछ इस टाइप से ग्राफ बन जाएगा।
तो ये पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी कितना, यहां पे रखेंगे cos ओमेगा टी की वैल्यू -1 होगी, तो ये हो जाएगा -1 और -+1, यहां पे लिखेंगे पाई नॉट ओमेगा और ये वैल्यू हो जाएगी पाई नॉट ओमेगा। तो इस टाइप से हम ग्राफ बना सकते हैं, जिस टाइप से रहेगा। ठीक है, हेलो स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास एक एक्सपेंडिंग कंडक्टिंग लूप है और इसको एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, रेजिस्टेंस इसका आर है। हमें निकालना है फाइंड इंड्यूस करंट इन लूप, हमें इंड्यूस करंट निकालनी है लूप में, ये हमें करना है। अब देखते हैं इसकी रेडियस कितनी दे रखी है, रेडियस इसकी दे रखी है R0 प्लस अल्फा टी, अल्फा कांस्टेंट है, टाइम के साथ रेडियस बढ़ रही है। अब अगर हम इसको ऊपर से देखें यहां से, तो हमें एक सर्कल दिखेगा और मैग्नेटिक फील्ड लाइन आउटवर्ड दिखेंगी। इसका 2D डायग्राम अगर बना लें तो थोड़ा सा आसान होगा। तो हमें कुछ ऐसे दिखेगा ये लूप, मैग्नेटिक फील्ड हमें बाहर जाती दिखेगी इस टाइप से, क्या बना लेते हैं। ये देखिए, अब मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है। ये यूनिफॉर्म है, इसकी जो रेडियस है आर वो चेंज हो रही है, दैट इज R0 प्लस अल्फा टी। अब एक काम कर लेते हैं, एक एरो एज्यूम कर लेते, डायरेक्शन एज्यूम कर लेते हैं कि ये पॉजिटिव डायरेक्शन। तो हम लूप पे इस तरह से चलेंगे जो हमने डायरेक्शन एज्यूम करी है। तो अगर मैं इस एरो के अलोंग अपनी राइट हैंड की फिंगर्स को रखूंगा तो एरिया वेक्टर किधर बताएगा, बाहर की तरफ, तो एरिया वेक्टर बाहर की तरफ होगा। तो अगर मैं फ्लक्स निकालना चाहूं किसी इंस्टेंट पे तो फ्लक्स हो जाएगा B.A। मैग्नेटिक फील्ड किधर है, बाहर की तरफ, एरिया वेक्टर भी किधर होगा, बाहर की तरफ। ये क्या बताएगा, एरिया वेक्टर बाहर की तरफ बताएगा। ठीक है ना, जब हम कल करेंगे फिंगर्स को तो एरिया वेक्टर बाहर की तरफ होगा, तो फील्ड भी बाहर की तरफ है, तो दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो BA cos 0 ही हो जाएगा। अब क्या होगा, एरिया क्या होगा इसका, ये सर्कुलर लूप है तो ये हो जाएगा पाई R स्क्वायर, तो R की वैल्यू में रख देता हूं B पाई R0 प्लस अल्फा टी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब क्या करते हैं, हमें निकालना है इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है, माइनस d∅dt। तो माइनस d∅dt तो हो जाएगा माइनस d/dt B पाई R0 प्लस अल्फा का होल। तो इंड्यूस ईएमएफ हमारा हो जाएगा B पाई बाहर आ जाएगा, R0 प्लस अल्फा टी की पावर 2 है, तो 2 इंटू R0 प्लस अल्फा टी इंटू अल्फा, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ हो जाएगा। इंड्यूस्ड करंट की हम बात करें हो जाएगा इंड्यूस्ड ईएमएफ अपॉन में R, तो हो जाएगा 2B पाई अल्फा R0 प्लस अल्फा टी अपॉन में R। और ये क्या आ गई, नेगेटिव। हमने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या माना था, पॉजिटिव, लेकिन ये नेगेटिव आया है, तो नेगेटिव आया है तो कैसा होगा, क्लॉकवाइज। तो करंट हो जाएगी क्लॉकवाइज। हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम क्वेश्चन करते हैं। एक हमें एक क्वाइल दे रखी है कंडक्टिंग ABCD, इसका एरिया A है, इसको हमने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा है।
अब ये अपने डायगोनल के अबाउट रोटेट कर रही है ओमेगा से, ओमेगा इसकी एंगुलर वेलोसिटी है, हमें इंड्यूस ईएमएफ निकालना है। तो हम क्या करेंगे, हमें ये क्वाइल है, ये डायगोनल के अबाउट ये रोटेट कर रहा है ओमेगा से, ए बी सी डी, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है। अब हम क्या करते हैं, इसमें एक डायरेक्शन एज्यूम कर लेते हैं। अगर मैं अपने राइट हैंड की फिंगर्स को इस एरो के अलोंग रखूंगा तो थंब मुझे एरिया वेक्टर की डायरेक्शन बताएगा। तो एरिया वेक्टर किधर हो जाएगा, बाहर की तरफ। तो अगर मैं कहूं कि t बराबर 0 पर यह सिचुएशन है, फील्ड तो बाहर की तरफ है, तो एरिया वेक्टर ऑफ फील्ड एक ही डायरेक्शन में है। तो उसको ऐसे बोल सकते हैं कि अगर मैंने माना कि फील्ड ये है t बराबर 0 पर, फील्ड तो कांस्टेंट ही है, लेकिन एरिया वेक्टर ये हो, दोनों एक ही डायरेक्शन में, ये रोटेट कर रहा है ओमेगा से। तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, सिचुएशन ये होगी, ये फील्ड है t टाइम पे, और ये हो जाएगा एरिया वेक्टर, कितना रोटेट कर जाएगा, थीटा, थीटा रोटेट कर जाएगा, और एंगुलर वेलोसिटी जो है जिससे रोटेट कर रहा है ओमेगा है, तो थीटा हो जाएगा ओमेगा टी। अब क्या होगा, हम फ्लक्स लिखेंगे किसी इंस्टेंट पे, फ्लक्स होगा बी डॉट ए बराबर हो जाएगा बी ए कॉस थीटा, थीटा हो जाएगा ओमेगा टी। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ आपका हो जाएगा माइनस डी फाई बाय डी टी। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस बी ए तो कांस्टेंट है, कॉस का हो जाएगा माइनस साइन ओमेगा टी इंटू हो जाएगा ओमेगा। तो इंड्यूस ईएमएफ हो जाएगा बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। अगर इसका ग्राफ बनाया जाए तो हम कह सकते हैं, इधर टाइम एक्सिस है, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ है, तो ये साइन का कर्व है, तो t बराबर 0 पे 0, फिर मैक्सिमम, फिर 0, फिर निगेटिव में मैक्सिमम हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं ये हो जाएगा मैक्स पीक वैल्यू बी ए ओमेगा, और ये हो जाएगा माइनस बी ए ओमेगा। हेलो स्टूडेंट्स, तो एक क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास एक 3D कंडक्टिंग लूप है, ए से लेके बी तक ये स्ट्रेट लाइन है, फिर ये एक क्वार्टर सर्कल है, सर्कुलर पोर्शन है, फिर सी से ए तक भी सर्कुलर पार्ट है, क्वार्टर ऑफ सर्कल। हमें मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप ई की पावर माइनस अल्फा टी। किसी इंस्टेंट पे फील्ड की वैल्यू, एक टी की वैल्यू, पर्टिकुलर वैल्यू पे हर जगह मैग्नेटिक फील्ड सेम रहेगी। हम टाइम की वैल्यू बदल देंगे तो फिर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बदल जाएगी, लेकिन एक इंस्टेंट के लिए हर जगह फील्ड सेम होगी। तो हम एक इंस्टेंट के लिए हर जगह यूनिफॉर्म मान सकते हैं, लेकिन ये लूप 3D है। अब प्लेनर लूप के लिए हमें पता है कि एरिया वेक्टर बड़ा आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन ये 3D लूप है, तो यहां पे एरिया वेक्टर निकालना थोड़ा सा मुश्किल है। हम देखते हैं क्या करेंगे। तो ये है आपके पास एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, स्ट्रेट लाइन, ये क्वार्टर ऑफ सर्कल, ये भी एक क्वार्टर ऑफ सर्कल है।
इसकी रेडियस ए और ये भी ए है। यहां से स्टार्ट करा ए बी सी। अब क्या होगा, हमने एक एरो एज्यूम कर लिया पॉजिटिव डायरेक्शन, ये एज्यूम कर ली। अब क्या होगा, जब मैं ए से लेके बी तक जाऊंगा इसके अलोंग, तो फिर बी से सी तक ऐसे जाएंगे, तो सी से ए तक ऐसे जाएंगे। लेकिन अब 3D लूप है ये ओ मान लेते हैं, ये साइड ए, ये भी ए है, ये भी ए है, कि हमें क्वेश्चन में इनके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं a, 0 0 0 0 a, और ये दे रखा है 0 a, 0। अब क्या है, हम ए से लेके बी तक जाएंगे, अपने राइट हैंड के फिंगर्स को कर्ल करेंगे, तो ऐसे ही जाएंगे और ये हो जाएगा ऐसे आ गए, तो बी से लेके ओ तक आ गए, फिर ओ से लेके ए तक आ गए, तो ये एक लूप बन जाएगा। तो ये एक लूप बन गया, इसको मैंने लूप वन बोल दिया। अब मैं बी से लेके सी तक जाऊंगा, तो बी से लेके सी तक गए और सी से लेके ए तक फिर हम ऐसे आ गए, अगेन फिर हम ओ से लेके बी तक आ गए, तो ये हमारा लूप हो जाएगा 2। अब हमने क्या करा, हम सी से लेके ए तक गए, अब ए से लेके फिर हम ओ तक आ गए, ये लूप हो जाएगा थर्ड। तो लूप वन की बात कर लेते हैं। एरिया वेक्टर कितना हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा, राइट एंगल ट्राइंगल है, हाफ बेस ए और हाइट भी ए है, तो a स्क्वायर बाई 2 इसका हो जाएगा एरिया। अब डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, अपनी राइट हैंड के फिंगर्स को कर्ल करेंगे और थंब बताएगा बाहर की तरफ, तो ये हो जाएगा आपका के कैप। लूप 2 के लिए A2, ये क्या है, क्वार्टर ऑफ द सर्कल है, तो सर्कल का एरिया पाई है आर स्क्वायर, इसका हो जाएगा 1/4 पाई आर स्क्वायर। रेडियस ए है, तो इसका एरिया हो जाएगा पाई ए स्क्वायर बाई 4। डायरेक्शन कैसे करेंगे, अपनी फिंगर्स को कर्ल करेंगे बी से सी, एरो को अलग, तो वाईजेड प्लेन में, तो एरो के अलोंग कर्ल करेंगे, तो थंब हमारा बताएगा एक्स में, तो एक्स में ये हो जाएगा तुम्हारा आई कैप। और फिर हम बात करते हैं लूप 3 की। लूप 3 में क्या करेंगे, हम अपनी इस एरो के अलोंग राइट हैंड की फिंगर्स को रखेंगे, थंब बताएगा वाई में, तो ये हो जाएगा A3 पाई ए स्क्वायर बाई 4 जे कैप। तो एरिया वेक्टर हो जाएगा A1 प्लस A2 प्लस A3। अब यहां पर A1 है ए स्क्वायर बाई 2 के कैप, A2 है पाई ए स्क्वायर बाई 4 आई कैप, पाई ए स्क्वायर बाई 4 ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड हमें दे रखी है, टाइम का फंक्शन है, लेकिन एक इंस्टेंट पे मैग्नेटिक फील्ड हम कांस्टेंट मान सकते हैं, यूनिफॉर्म मान सकते हैं एक इंस्टेंट के लिए, पूरे हर जगह के लिए, क्योंकि टी की वैल्यू बदलेगी तो फिर दूसरे इंस्टेंट पे वो सब जगह सेम मानी जाएगी। तो देखते हैं क्या होगा। तो फ्लक्स लिख सकते हैं इस लूप के लिए बी डॉट ए, तो बी की जो वैल्यू है आई कैप प्लस जे कैप प्लस ए कैप ई की पावर माइनस अल्फा टी डॉट, ये हो जाएगा पाई ए स्क्वायर बाई 4 आई कैप प्लस में पाई ए स्क्वायर बाई 4 जे कैप प्लस ए स्क्वायर बाई 2 के कैप। अब इसका निकाल लेते हैं, फ्लक्स आई का आई के साथ करेंगे तो पाई ए स्क्वायर बाई 4, जे का जे के साथ पाई ए स्क्वायर बाई 4 प्लस में फिर ए स्क्वायर बाई 2 ई की पावर माइनस अल्फा टी।
को सिंप्लीफाई अगर करें हम तो ये हो जाएगा पाई ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 इंटू ई की पावर माइनस एल्फा टी। ए स्क्वायर कॉमन ले लें तो इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर बाई 2 पाई प्लस 1 ई की पावर माइनस एल्फा टी। ये इंड्यूस फ्लक्स हो गया। हमें निकालना है इंड्यूस ईएमएफ। तो इंड्यूस ईएमएफ कितना होता है? माइनस डी फाई बाई डी टी। इंड्यूस ईएमएफ माइनस डी फाई बाई डी टी। तो फ्लक्स हमने निकाल लिया, अब इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो माइनस ए स्क्वायर बाई 2 तो कांस्टेंट है, पाई प्लस 1 कांस्टेंट। अब ई की पावर क्या है? माइनस अल्फा टी। इसको हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा ई की पावर माइनस अल्फा टी इंटू माइनस अल्फा। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की जो वैल्यू हो गई वो बराबर हो जाएगी ए स्क्वायर अल्फा बाई 2 पाई प्लस 1 ई की पावर माइनस अल्फा टी। आई इंड्यूस कितना हो जाएगा? इंड्यूस ईएमएफ डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। तो इसको लिखेंगे ए स्क्वायर अल्फा पाई प्लस 1 ई की पावर माइनस अल्फा टी डिवाइडेड बाय, ये आपका इंड्यूस्ड करंट हो जाएगी। ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन करते हैं। हमारे दे रखा है एक कॉइल कंडक्टिंग लूप ए बी सी डी और ये एक्स बाहर की तरफ है, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। अब ये जो लूप है वाई जेड प्लेन में ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है वाई के अलोंग, और फील्ड क्या है? बाहर की तरफ है, मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग है और यूनिफॉर्म नहीं है, वाई पे डिपेंड कर रही है। तो हमें निकालना है इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा? अगर हम इस लूप से किसी इंस्टेंट टी पर फ्लक्स निकाल लें और उस फ्लक्स को डिफरेंशिएट कर दे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं क्या होता है। ये वाई, ये जेड, एक्स आपका है बाहर की तरफ, एक्स एक्सिस। तो किसी इंस्टेंट पे हमने कहा कि लूप हमारा है ये टी बराबर 0, सॉरी टी बराबर 0 पे, और ये बी से मूव कर रहा है। ये साइड है ए और ये है 2a। फील्ड है बाहर की तरफ, ठीक है, बाहर की तरफ। तो फील्ड की जो वैल्यू है वो है वी नॉट वाई स्क्वायर आई कैप। ये हमें फील्ड की वैल्यू दे रखी है। तो ये t बराबर टी पे हमारे 0 पे ये लूप यहां पर है, कंडक्टिंग लूप। अब थोड़ी देर में यहां पे पहुंच जाएगा। तो हमने माना कि किसी इंस्टेंट t पर हमारे पास जो लूप हो गया वो यहां आ गया। ठीक है। अब क्या होगा? ये हो गया आपका t टाइम पे, t टाइम पे ये आ गया। अब क्या हुआ? अब फील्ड है बाहर की तरफ, तो हमने क्या करना होगा? फ्लक्स निकालना होगा। तो एक हमने एलिमेंट ले लिया, यहां से ये है वाई डिस्टेंस और ये हो जाएगा आपका डी वाई, ये हो जाएगा। एक एरो एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है ना। अब इस एरो के अलोंग अपनी राइट हैंड की फिंगर्स को रखेंगे तो एरिया वेक्टर बाहर की तरफ आएगा। तो इसका जो एरिया वेक्टर हो जाएगा डी ए, कितना हो जाएगा? ये 2a है। तो 2a इंटू डी वाई, तो एरिया हो जाएगा, डायरेक्शन क्या हो जाएगी एरिया वेक्टर की? बाहर की तरफ, मतलब एक्स में आई कैप हो जाएगा। अब फील्ड क्या है? इसकी जो फील्ड है भाई डी वाई तो बहुत छोटा है, तो फील्ड में जो वेरिएशन है वो नेग्लिजिबल होगा इस एलिमेंट के लिए। वो कितना हो जाएगा? बी नॉट वाई स्क्वायर आई कैप। तो फ्लक्स कितना हो जाएगा इस एलिमेंट के लिए? हम लिखेंगे डी फाई बराबर बी डॉट डी ए। ये फ्लक्स आ जाएगा। तो फ्लक्स आपका कितना होगा? बी दे रखा है बी नॉट वाई स्क्वायर आई कैप और डी ए 2a डी वाई आई कैप। तो ये हो जाएगा बी नॉट वाई स्क्वायर आई कैप डॉट 2a dy आई कैप।
तो डी फाई की जो वैल्यू होगी 2ab वाई स्क्वायर dy, लेकिन हमें टोटल फ्लक्स निकालना है। टोटल फ्लक्स निकालने का मुझे मतलब इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो हो जाएगा 2ab वाई स्क्वायर dy। अब लिमिट लगानी पड़ेगी। तो किसी इंस्टेंट टी पे ये पोजीशन है हमारे लूप की, ये पोजीशन है। तो टी टाइम में ये कितना मूव कर जाएगा, यहां से ये साइड कितनी आगे चली जाएगी टी टाइम पर, टी टाइम में। तो v वेलोसिटी है तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वेलोसिटी इनटू टाइम, तो vt डिस्टेंस ये, और ये कितना है, हम बोल सकते हैं कि ये है आपका a। तो लिमिट इस पॉइंट पे टी टाइम पे ये पोजीशन है लूप की, तो y1 कितना हो जाएगा vt और y2 हो जाएगा bt प्लस में a। तो अगर पूरे हमें हर जगह से फ्लक्स निकालना है इस लूप में, तो मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा, लिमिट लगानी पड़ेगी bt से लेके bt प्लस a। तो ये हो जाएगा फाई आपका हो जाएगा 2ab0, तो कांस्टेंट है y³/3, और bt से लेके bt प्लस में a। तो फ्लक्स 2ab0/3 और ये हो जाएगा bt प्लस a3 माइनस bt। तो ये फ्लक्स हो गया। अब मुझे इंड्यूस ईएमएफ निकालना है। तो इंड्यूस ईएमएफ हम जानते हैं क्या होता है, माइनस d∅dt। तो हो जाएगा माइनस 2ab0/3। फिर हो जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे थ्राइस bt प्लस a स्क्वायर इंटू b 3 bt स्क्वायर इंटू b, 3 कट जाएगा। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू हो जाएगी कितनी, यहां से देखो ये हो जाएगा -2ab0b, और अंदर हो जाएगा bt प्लस a का होल स्क्वायर माइनस bt का होल स्क्वायर। ये हमारा एक्सप्रेशन हो जाएगा इंड्यूस ईएमएफ का, प्लस a। ठीक है।